अपनी पत्नी के पीछे से डीएनए टेस्ट कराने गया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी तीनों बेटियां जैविक रूप से मेरी नहीं है। पता चला इतने सालों से मैं अपने सिर पर सींगों का जंगल पहन रहा था, इसलिए मैंने सीधे अपनी पत्नी का सामना करने का फैसला किया। लेकिन उसने न केवल इसे मानने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझसे तलाक भी नहीं लेना चाहा। गुस्से में लेकिन मेरा खेलने का मन नहीं था। मैं लगातार लापरवाह और बेपरवाह चाले चलता रहा। उनके पास मैच जल्दी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद मैंने हाउसकीपर को घर भेज दिया। घर में केवल हम दोनों बचे थे। ये देखकर उन्होंने पूछा, इतनी गुप्त बात क्या चल रही है? मैंने अपने ससुर की सेहत के बारे में कुछ सवाल किए। उनकी हालत देखकर पता चला कि वे फिर मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाली और उसे अपने ससुर को दी। उन्होंने एक नज़र डाली। उनके आरामदायक भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर बेचैनी की झलक आई। जब मैंने उनकी नज़रों का सामना किया तो मैंने दृढ़ता से कहा, यह सच है। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कई बार टेस्ट कराया, लेकिन परिणाम सभी समान थे। मेरे ससुर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उनकी तेज निगाहें सीधे मुझमें गड़ी थी। मेरा चेहरा तुरंत कड़वाहट से मुड़ गया, पूरी तरह असहाय था। मैंने ये परिणाम सोफिया को भी दिखाए थे, लेकिन भगवान ही जाने वह क्या सोच रही थी। वह इस वैज्ञानिक सबूत पर विश्वास करने से इनकार कर रही थी, न मानती न स्वीकारती, बस टालमटोल करती रही। लेकिन मैंने इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया था, केवल हम तीनों को पता था। मैं मामूली बात नहीं है, तुम सही हो, इसे लेकर हंगामा न करो। लेकिन ये सब इतना अचानक है, मैं भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। एक पिता के रूप में मैं सोफिया के चरित्र पर भरोसा करता हूं। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बेशक वे पिता और बेटी एक साथ खड़े रहेंगे। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। तुम नहीं जानते सोफिया, वह मैं कहने ही वाला था कि हमारी दूसरी। लेकिन फिर एक विचार आया, क्या होगा अगर थॉमस को सोफिया के व्यवहार का पता है और वह जानबूझकर मुझे टाल रहा है? तब मैं क्या करूंगा? यह सोचकर मैंने कहा, देखो, चीजें अब इस मुकाम पर आ चुकी हैं, मैं बस सच जानना चाहता हूं। ये बच्चे किसके हैं? सोफिया अपने बच्चों को नहीं जान सकती तो फिर वह उस आदमी के साथ क्यों नहीं रही? और उसने मुझे क्यों चुना? और अगर उसने मुझे चुना तो मुझसे क्यों छुपाया? थॉमस का चेहरा धीरे धीरे अपना पहले का संयम खोने लगा। उसकी जगह उलझन ने ले ली। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं अभी उसे यहां बुलाता हूं कि वह अपनी सफाई दे। अंततः थॉमस ने अपनी बेटी को फोन किया, कहा कि वह तुरंत घर आए। इस बीच वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पकड़े हुए मुझसे कई तकनीकी सवाल पूछ रहा था। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया। उसे याद आया कि मैं एक डॉक्टर हूं जो 10 साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं। डीएनए टेस्ट के नतीजों को देखकर वह यह पुष्टि कर सकता था कि उसकी पोती मेरी जैविक संतान नहीं है। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से भी जल्दी घर आने को कहा। थोड़ी देर बाद सोफिया दौड़ती हुई आई। मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर राहत महसूस की कि मैं वहां था। वह अपने माता पिता के प्रभाव का उपयोग करके मुझे वापस घर लाने की कोशिश कर सकती थी। हालांकि जब उसने अपने पिता को डीएनए टेस्ट उसे समझाने के लिए कहा, वह घबराई। उसने तुरंत गुस्से में मुझे घूरा, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो सीधे कहो, लेकिन मेरे माता पिता के पास शिकायत करने आना, ये क्या चाल है? मैं भी पीछे नहीं हटा। तुम्हें मुझे ये साफ साफ समझाना होगा। सोफिया ने तुरंत डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फाड़ दी। समझाने को क्या है? वेनेसा और लड़कियां तुम्हारी बेटियां हैं। तो अपना कोई भी उल्टा मकसद पूरा करने के लिए जो तुम जुबान से नहीं कह पाते, मत सोचो भी। फिर है थॉमस की ओर मुड़ी। पापा, क्या आपको पता है कि वह क्या कर रहा है? वह इस नकली रिपोर्ट से मुझसे तलाक लेना चाहता है और मुझसे एक $6 मिलियन मांग रहा है। इतनी बड़ी रकम तुरंत मांगना बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। थॉमस ने सुना, फिर तुरंत मुझे तेज नजरों से घूरा। तो यही तुम्हारा असली मकसद है ना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी स्थिति को ऐसे पलट देगी। अब मैं कुछ छोटा पैसे का लालची मूर्ख लग रहा था, लेकिन मैंने एक पल सोचा, फिर स्वीकार किया। हाँ, सही है सोफिया, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं और तुम्हें मुझसे मुआवजा देना होगा। अगर तुम कल साइन कर देती तो तुम्हें केवल एक $6 मिलियन देना होता, लेकिन अब मैं ज्यादा मांग रहा हूं। थॉमस भड़क उठा, तुम कमीने! उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैंने विरोध नहीं किया। उसने फिर से मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सोफिया ने उसे पकड़ा। यहां तक कि सोफिया ने भी नहीं सोचा था कि उसके पिता सच में मुझे मारेंगे। उसने जल्दी से मुझसे कहा, माफी मांगो, मेरे पिता से माफी मांगो, मुझसे भी माफी मांगो। ताकि मैंने ठंडी हंसी निकाली। मुझे थप्पड़ से मसूड़ों से खून आ रहा था। अपनी जीभ से चोट को छुआ, फिर
मैंने खून की एक थूक जमीन पर फेंकी। मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं। यह शादी यहीं आज खत्म होती है। थॉमस फिर गुस्से में मुझ पर टूट पड़ा। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, तुम कृतघ्न कमीने। तभी मेरी सास दरवाजे से अंदर आईन। वह इस दृश्य को देखकर दंग रह गईं। थॉमस, तुम उसे क्यों मार रहे हो? रुक जाओ। थॉमस अभी भी गुस्से में था। यह कृतघ्न कचरा सुलिवन परिवार से पैसे मांगने की हिम्मत करता है। मैं उसे मार के पिटाई करूंगा। उसने अपनी बेटी को धकेलकर मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसके वार रोक लिए। मेरी सास, जो स्थिति को नहीं समझ पा रही थी, बीच में आ गईं। रुक जाओ, क्या तुम्हें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था? सोफिया की आवाज जोर से गूंज उठी। पापा छोड़ो, उसने चिल्लाकर कहा। ने मुझे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। आज हम इस मामले की तह तक जाएंगे और फिर तलाक लेंगे। मैंने अपनी सास की ओर देखा। माँ, डीएनए टेस्ट देखिए कृपया। आपकी पोतियां मेरी जैविक संतान नहीं है। सोफिया ने मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा। यह शादी आगे नहीं चल सकती। मेरी सास की दृष्टि अभी भी तेज थी। उन्होंने नतीजे साफ पढ़े, फिर अपने पति की ओर देखा। यह सब क्या है? थॉमस ने कहा। यह कृतघ्न कमीना डीएनए टेस्ट फर्जी बना रहा है। तलाक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन असल में वह सुलिवन परिवार के पैसे चाहता है। सोफिया, फिर से बताओ, क्या उसने तुमसे 1.6 मिलियन मांगे? मेरी सास ने अपने पति की बात सुनी, फिर मुझे घातक घूरा। तुम गलत हो। मैं गुस्से में था। यह फर्जी के हम फिर से टेस्ट करवा सकते हैं। मैं पूरी निश्चितता से कह सकता हूं, परिणाम नहीं बदलेंगे। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि वेनेसा और लड़कियां मेरी बेटियां नहीं हैं। सोफिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम न केवल अपने किए को स्वीकार नहीं करोगी, बल्कि मुझे पैसे के लालची होने का आरोप लगाओगी। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। मैंने यह शुरुआत में क्यों नहीं कहा? सोफिया की भौहें तनी, उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जल रही थीं। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। निकल जाओ। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे शांति से अलग होना चाहता था, लेकिन तुम अभी भी सोचती हो कि तुम्हारे पास सब कुछ नियंत्रण में है। सोफिया, तुमने सब बिगाड़ दिया। तुमने पूरी तरह से सब बिगाड़ दिया। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मेरी सास ने चिल्लाकर कहा। जैक्सन, वहीं रुको, बात खत्म नहीं हुई है। तुम नहीं जा सकते। वापस आओ। लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, उसे अभी वापस ले आओ। सोफिया का चेहरा काला पड़ गया जब उसने तलाक के कागज उठाए। छोड़ो मां, उसकी चिंता मत करो। जब वह अपना गुस्सा निकाल लेगा तो वापस आ जाएगा। उसके माता पिता के उदास चेहरे देखकर उसने जोड़ा, मुझे नहीं पता कि जैक्सन के साथ क्या हुआ है। डीएनए टेस्ट फर्जी बनाना, यह कहना कि वेनेसा और लड़कियां उसकी बेटियां नहीं हैं। तलाक और पैसे मांगना। अब वह घर भी नहीं आ रहा, रोज होटल में रह रहा है। शायद पागल हो गया है। थॉमस ने व्यंग्य किया। यह कृतघ्न कमीना 10 साल से झूठ बोलता आ रहा है। अब वह छुप नहीं सकता। उसकी चाल खुल गई है। सोफिया, उसे मत फूंसाओ। अगर हम तलाक भी दे दें तो उसे एक पैसा भी मत दो। सुलिवन परिवार की दौलत, उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। सोफिया ने अपने सब कुछ नियंत्रण में रखने का अंदाज बनाए रखा। शांत और बेफिक्र। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तलाक नहीं ले रही हूं। जब वह पागलपन छोड़ देगा और हंगामा बंद करेगा तो मैं उसे आपसे माफी मांगवाऊंगी। मेरी सास ने फिर से डीएनए टेस्ट उठाया। संदेह से कहा, लेकिन सोफिया, जैक्सन जितने होशियार हैं वह इस तरह का टेस्ट फर्जी नहीं बनाएंगे। भले ही उसके पास 10 गुना हिम्मत हो, वह सुलिवन परिवार से पैसे ठगने की हिम्मत नहीं करेगा। सोफिया, भले ही मैं तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करती हूं, क्या तुम टेस्ट देने को तैयार हो? थॉमस ने सहमति दी। सही है, जाकर टेस्ट कराओ। कृतघ्न कमीना जान सके कि उसने कहां गलती की है। मैं आज इतना अच्छा मूड में था और उसने इसे पूरी तरह से खराब कर दिया। सोफिया ने पूरी आत्मविश्वास से जवाब दिया, अपने माता पिता को भरोसा दिलाते हुए। सच में माँ, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने जैक्सन को चोट नहीं पहुंचाई है। वेनेसा और लड़कियां जैक्सन की बेटियां हैं, इसे ज्यादा दिन तक नहीं झेल। यह कहकर वह मेरे पीछे दौड़ी। मैं होटल के बाथरूम में मुंह धो रहा था, चेहरा धो रहा था। जहां मुझे मारा गया था वहां बर्फ का पैक दबाए हुए था। मेरी पत्नी को दरवाजा खोलते और अंदर आते देखकर मैं निकलने लगा। सोफिया मेरी नाटकीय प्रस्तुति से नाखुश थी। क्या यह सब वाकई जरूरी है? मेरे पिता ने लगभग कोई ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन जब मैंने बर्फ का पैक हटाया तो उसने मेरी गाल पर
स्पष्ट चोट देखी, उसका स्वर तुरंत बदल गया। जैक्सन, मुझे नहीं लगा कि यह इतना गंभीर है। दर्द हो रहा है। मुझे तुम्हें अस्पताल ले चलने दो। जांच करवाने के लिए मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे बताओ, क्या मैं वास्तव में इतना सस्ता हूं? तुम्हारे पिता से थप्पड़ खाने के बावजूद और फिर भी अंदर हल्का महसूस करता हूं। इतने सालों तक भले ही मैं सबसे समर्पित दामाद न था और मैंने उन्हें ज्यादा गौरव नहीं दिया, मैंने उन्हें इतना अपमानित भी नहीं किया। और मैं सुलिवन परिवार से भी कुछ नहीं मांगता। मैंने अपनी पत्नी को एक कानूनी दस्तावेज दिया। इसे देखो, ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पूरा करना होगा। अगर तुम तलाक के लिए सहमत हो, बिना मुआवजे के भी, तो मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। सोफिया ने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में उस पर मुकदमा करूंगा। यह उसे एक निष्क्रिय, दर्दनाक स्थिति में डाल दिया। जैक्सन, तुम क्या करना? मैंने ठंडी हंसी निकाली। अच्छा जीवन, तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें अपना केक भी मिला और खाया भी। मुझे दूसरों के बच्चों को पालने में मदद करनी पड़ी। बेशक तुम्हें यह सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये बच्चे मेरे नहीं हैं। तुमने मुझसे 10 साल से ज्यादा झूठ बोला, 10 साल से अधिक। हमें कितने दशक मिलते हैं? ऐसा जीवन जो चाहे जी सकता है। मैं बेहद उत्तेजित था, गुस्से में फूटने को था, चिल्लाने को था, लेकिन मैंने उसे रोका। सोफिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि टेस्ट कराओ? जब तुम परिणाम देखोगी तो मुझ पर विश्वास करोगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पूरा समय दिया है और तुम इसे जांचने नहीं जाती। मैं इसे केवल अपराधबोध समझ सकता हूं। सोफिया ने गुस्से में कहा। जैक्सन, मैंने कितनी बार मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वेनेसा और लड़कियां तुम्हारी बेटियां हैं। अपनी पत्नी को इतनी जिद्दी देख मैं और भी गुस्से में आ गया। तो जो टेस्ट परिणाम मेरे पास है वे नकली हैं। कई न्यायिक एजेंसियों ने मुझे नकली परिणाम दिए हैं। क्या मेरा इतना रसूख है? मैं आगे बढ़ा, उसके कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया। सोफिया, जाग जाओ। तुम्हारी वस्तुनिष्ठता और तर्क कहाँ है? तुम्हें अभी भी नुकसान कम करना चाहिए। एक बेकार आदमी जैसे मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। जाकर वेनेसा के असली पिता को ढूंढो। तुमने उसकी बेटी को इतने सालों तक पाला है, तुम उसे चाइल्ड सपोर्ट दिला सकती हो। सोफिया ने मेरे हाथों को धकेला, मुझे घूरते हुए कहा, मुझे हिलाना बंद। सिर्फ बकवास और कूड़ा। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी या नहीं? दूसरी और तीसरी बेटियां घर पर हैं, क्या तुम उनकी परवाह नहीं करती? मेरा चेहरा पूरी पीड़ा से भर गया। इस बार मैं इसे रोक नहीं सका। वे दोनों भी मेरे नहीं हैं, वे सब बाहर से लाए गए गंदे बच्चे हैं। तुम उनकी बेहतर देखभाल करती हो। मैं बेकार हूं, मेरा जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका है। सोफिया, तुमने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं अब बच नहीं सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया तलाक के लिए सहमत हो जाओ। मुझे कीचड़ की तरह। सोफिया निराश और टूटे हुए महसूस कर रही थी। अपनी आत्मदया में डूबो। जब मैंने उसके साथ जाने से मना किया तो उसने अपनी आस्तीन झटक दी और तुरंत चली गई। उस दोपहर मैं सीधे काउंटी कोर्ट गया और आधिकारिक तौर पर सोफिया से तलाक के लिए आवेदन किया। मैंने कागजात जमा किए और प्रतीक्षा कक्ष में भेज दिया गया। 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने सुलिवन कॉरपोरेशन की कानूनी सलाहकार नीना थॉम्पसन को आते देखा। मेरी पत्नी की विश्वासपात्र और सबसे अच्छी दोस्त थी। जैक्सन, यहाँ बात करने की जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। यह सुनकर मैंने पूछा कि क्या सोफिया आ रही है? नीना ने कहा, मिस सुलिवन सचमुच व्यस्त हैं और निकल नहीं पाईं, इसलिए उन्होंने मुझसे मिलने को कहा। मैंने हंगामा नहीं किया। मैं अनुमान लगा सकता था कि सोफिया क्या कर रही थी। वह सोचती थी कि वह पहला झटका बचा सकती है और 15वां छिप सकती है। उसे अभी बताओ कि उसे तुरंत यहां आना होगा और इस तलाक को अंतिम रूप देना होगा। नीना ने मेरी भावनाएं देखी कि मैं कितना उत्तेजित था और जल्दी से मुझे शांत करने की कोशिश की। शादी दो लोगों के बीच होती है, तुम बिना वजह तुम्हें तलाक के लिए कारण बताना होगा, बस लिखना। भावनात्मक असंगति और व्यक्तित्व में अंतर पर्याप्त नहीं होगा? क्या तुम्हारे पास और भी मजबूत कारण नहीं है? न केवल अदालत और मुझसे मनाने के लिए, बल्कि चेयरमैन सुलिवन को भी मनाने के लिए। मुझे निराशा हुई कि सोफिया मूर्ख बन रही थी। आधे घंटे बाद नीना सुलिवन कॉरपोरेशन लौट गई और सोफिया को रिपोर्ट की। सोफिया ने अपना कि वह उस हास्यास्पद विचार को छोड़ दे। नीना ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने जो डीएनए टेस्ट दिया था उसे निकाला और सावधानी से कहा, इसके कारण स्थिति जटिल है। सोफिया ने टेस्ट रिपोर्ट देखी और तुरंत गुस्सा हो गई। यह फिर से क्या है? यह बिल्कुल नकली है। मेरे पति इस रिपोर्ट के कारण पागल हो गए हैं। कैसे वह बिना अनुमति के टेस्ट करा सकते हैं, मेरी सहमति के बिना? क्या यह अवैध नहीं है कि वह अकेले ऐसा करे? नीना ने कहा, जैक्सन भी कानूनी अभिभावक हैं। अपनी अभिभावक अधिकारों का प्रयोग करके टेस्ट कराना
अवैध नहीं है, सोफिया ने कहा। फिर अगर मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूं, क्या मैं उन्हें जेल में डालवा सकती हूं? बिल्कुल नहीं, मैं वास्तव में उन्हें जेल में नहीं डालूंगी, बस यह दिखाने के लिए कि वह मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकता। नीना ने सोफिया की मंशा समझ ली। अगर परिणाम नकली है तो तुम निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा जीत सकती हो, जेल में डाले बिना भी। तुम उनसे माफी मंगा सकती हो, उन्हें सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर न्यायिक प्रणाली इसमें शामिल हो जाती है तो स्थिति और भी। सोफिया ने गंभीर होकर भौहें तानी। मैंने अपनी बेटियों को जन्म दिया है, मुझे निश्चित रूप से पता है उनके पिता कौन है। क्या तुम कह रही हो कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए और नए परिणामों से अपने पति को चुप कराना चाहिए? नीना ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच, दलीलों से ज्यादा जोरदार होता है। मैं तुरंत व्यवस्था करती हूं। सोफिया ने तुरंत फैसला नहीं लिया, लेकिन मुझसे फोन पर बात की मेरी बुरी हालत देखकर, और मैं अभी भी पीछे नहीं हट रहा हूं। उसने अंततः नीना के सुझाव से सहमति दी। नीना फिर मेरे पास आई, मुझसे नमूना देने के लिए कहा। जब उसे मिला तो वह तुरंत नहीं गई, बल्कि होटल के बिस्तर पर बैठ गई। जैक्सन, अब यह निजी मामला है, इसका तुम और सोफिया के रिश्ते से कोई लेना दे। उसे उलझन में देखकर पूछा, सोफिया के लिए बहाने मत बनाओ। उसने जो किया, क्या वह तुमसे 16 साल तक झूठ बोली? किसी के साथ भी ऐसा हो, उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। वह सोचती है कि तुम तलाक इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम पैसे के लालची हो। खैर, तुम पैसे इनकार कर सकते हो, तुम बस उससे जल्द से जल्द दूर होना चाहते हो। नीना ने पूछा, सही है ना? अगर ओह, वैसे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुमने पहले कभी शक क्यों नहीं किया? पिछले महीने जब मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम दोनों इतने प्यार से मिले लग रहे थे, अचानक सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने का विचार कैसे आया? यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने एक सिगरेट निकाली और जलाई। मेरे विचार उस दिन की तरफ लौट गए जब मैंने टेस्ट कराया था। पता चल एक बच्चा जिसकी हालत खून चढ़ाने की मांग कर रही थी, क्योंकि उसका रक्त समूह बेहद दुर्लभ था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से परिवार के सदस्यों से दान मांगना सोचा। परिणाम यह था कि पिता और बच्चे के रक्त समूह बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। पिता को संदेह हुआ कि बच्चा उसका नहीं है, और जांच के बाद पता चला कि मां ने सच में धोखा दिया था और किसी और के बच्चे को गर्भधारण किया था। इस स्थिति में मैं 10 साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहा था और कई बार इससे सामना हुआ था। पहले मैं हमेशा इसे नजरअंदाज कर देता था, लेकिन जब मैं घर आया, मेरी बड़ी बेटी वेनेसा ने मुझसे कार खरीदने के लिए पैसे मांगे। एक स्पोर्ट्स कार जिसकी कीमत 500,000 थी, बड़ी हो चुकी थी और उसका लाइसेंस भी था, इसलिए वह अपनी कार खुद रख सकती थी। हालांकि सोफिया न्यूयॉर्क की सबसे अमीर महिला थी, मेरे पास पैसे मांगने का अधिकार नहीं था, इसलिए मैं पैसे नहीं ला सका। मेरी बड़ी बेटी नाराज हुई और मुझसे बहस करने लगी, कहने लगी कि वह मेरी जैविक बेटी नहीं है। माता पिता के शब्द मजाक के रूप में कहे जाते हैं, लेकिन सुनने वाला उन्हें दिल से लेता है। मैंने अचानक टेस्ट कराने में रुचि ली। परिणाम यह था कि वेनेसा और मेरा कोई जैविक संबंध नहीं था। मैंने धुआं बाहर निकाला और नीना को यह कहानी सुनाई। वापस जाकर सोफिया को बताओ, आग को कागज में लपेटा जा सकता है। अगर तुम नहीं चाहते कि दूसरे जाने तो ऐसा मत करो। नीना ने पूछा, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, तुमने सोफिया पर संदेह क्यों किया? मैंने कहा, यह तुम्हें सोफिया से पूछना चाहिए। ओह, वैसे आप दोनों इतने करीब हैं, तुम सोचते हो कि वेनेसा के असली पिता कौन हो सकते हैं? नीना ने कहा, मेरी मदद मत करो, मैं तुम्हें बता सकती हूं कि सोफिया तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रही है। वह तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है। क्या वह सोचती थी कि मैं मूर्ख हूं? उस शाम नीना को टेस्ट के परिणाम मिले। वह पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि परिणामों ने यह भी दिखाया कि वेनेसा और मेरा कोई पिता बेटी संबंध नहीं था। जैक्सन झूठ नहीं बोल रहा था। क्या सोफिया सच में धोखा दे चुकी है? यह कोई मामूली बात नहीं थी। नीना अकेले फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकी। जब सोफिया ने परिणाम पढ़े, वह नीना पर शक करने लगी। नीना ने कहा, यह टेस्ट है, इसकी सटीकता 3 या 7 दिन के टेस्ट से थोड़ी कम होती है। कानूनी तौर पर लोग 7 दिन के टेस्ट के परिणामों पर अधिक भरोसा करते हैं, लेकिन सोफिया, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। सामान्य रूप से तेज और 7 दिन के टेस्ट के परिणामों में अंतर नहीं होता। सोफिया थोड़ी घबराई, ऐसा कैसे हो सकता है? वेनेसा और लड़कियां स्पष्ट रूप से मेरी और मेरे पति की संतान हैं, वे कैसे बन सकते हैं? नीना ने कहा, एक और संभावना है, जन्म के समय कोई गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए हमें तुम्हारा नमूना लेकर
वेनेसा के साथ जांच करनी होगी। सोफिया ने सिर हिलाया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। सोफिया अब थोड़ी घबराई हुई थी, खासकर ये सोचकर कि मैंने कई बार टेस्ट परिणाम पेश किए थे, पूरी तरह से निराधार नहीं हो सकता। जैसे ही नीना निकलने वाली थी, सोफिया ने उसे वापस बुलाया। मैंने जैक्सन को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन अगर परिणाम सबसे बुरी स्थिति है तो मैं क्या करूं? मैं तलाक नहीं चाहती। और जैक्सन को। नीना का दिल अचानक डूब गया। क्या सोफिया सच में धोखा दे चुकी है? उसने एक पल सोचा, फिर सोफिया को सांत्वना दी। वास्तव में सबसे बुरी स्थिति में भी जैक्सन तुम्हें समझेंगे। सोफिया ने गंभीर होकर भौहें तानी। नीना ने कहा, असल में जैक्सन तुम्हें छोड़ नहीं सकते। यहां आते हुए मैंने उसकी स्थिति देखी। इन वर्षों में अस्पताल में उसका करियर अच्छा नहीं रहा। वह पहले से 40 साल का है। अगर वह तुम्हें छोड़ देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और कुछ तो छोड़ो, पिछले कुछ दिन वह तुम्हारे घर से दूर था और बाहर केवल एक होटल का खर्चा उठा सकता था। जैक्सन शायद अपनी प्रतिष्ठा बचा रहा है। जब वह सोच समझ लेगा तो स्वाभाविक। सोफिया थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। तुम सही कह रहे हो। नीना के साथ कुछ देर चर्चा करने के बाद उसने अंततः नीना को काम पर वापस जाने दिया। एक और दिन बीता और सोफिया अभी बोर्ड मीटिंग खत्म कर चुकी थी जब उसे नीना का संदेश मिला। उसने तुरंत नीना को अपने कार्यालय बुलाया। नीना गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आई और एक टेस्ट परिणाम दिया। वेनेसा निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी है, लेकिन जैक्सन की बात भी गलत नहीं है। सोफिया ने परिणाम बार बार पढ़े। उसका दिल और उलझा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नीना ने पूछा, क्या मैं फिर से जैक्सन से बात करूं? नीना खुद मानती थी कि सोफिया ने सच में धोखा दिया था। केवल जैक्सन के साथ नुकसान कम करने की कोशिश कर सकती थी। सोफिया ने कहा, मैं तलाक नहीं चाहती, यही अंतिम बात है। और पूर्ण शर्त। तभी सोफिया के पास रखा टेबल फोन बजा। यह उसकी सचिव का कॉल था। सचिव ने कहा कि जैक्सन आ गए हैं। उसने नीना को देखा जो सिर हिला रही थी। सोफिया ने सचिव से कहा कि मुझे अंदर आने दो। वह खड़ी हुई और दरवाजा खोलकर मुझे स्वागत किया। मैं अच्छा नहीं दिख रहा था। मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी और मैं सिगरेट और शराब की बदबू आ रही थी। सच कहूं तो मैं कल रात ठीक नहीं था। मैंने सोफिया से कहा कि मुझे छू मत। मैं बैठा नीना की ओर देखा। नीना, क्या टेस्ट के परिणाम आ गए? सोफिया मेरे पास आई, मेरे करीब बैठना चाह रही थी। नीना, एक पल के लिए बाहर जाओ, मुझे जैक्सन से बात करनी है। नीना के जाने के मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। मैंने ठंडी हंसी निकाली। तुम उन्हें क्यों स्वीकार नहीं करती? क्या तुम सोचती हो कि बस तुम इनकार करोगी तो वे गायब हो जाएंगे? क्या तुम्हें कानून का कोई सम्मान नहीं बचा? सोफिया भी थोड़ी गुस्से में आई। मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि मैं कबूल कर लूं? मैंने कहा, परिणाम है। सोफिया ने कहा, मैंने पहले ही कहा है, मैं इसे सच के रूप में स्वीकार नहीं करती। मैंने कहा, बच्चे मेरे नहीं हैं। तुमने धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। सोफिया ने कहा, मैं कब धोखा दिया? तुमने मुझे किसी के साथ बिस्तर पर नहीं पकड़ा तो तुम यह कैसे साबित करोगे कि मैंने धोखा दिया? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने धोखा दिया? यह सुनकर मैंने सोफिया से पूछा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी सोफिया इतनी समझदार नहीं होगी। दी एन ए टेस्ट सबसे बेहतर सबूत था, लेकिन सोफिया मुझसे मांग रही थी कि मैं उसे किसी के साथ बिस्तर पर पकड़ूं, तभी धोखा कब स्वीकार करेगी? सोफिया ने यह नहीं कहा कि उसे शर्म आती है, लेकिन कहा, जैक्सन, मैं हमारे बीच और कोई भावनात्मक गलतफहमी नहीं चाहता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने धोखा नहीं दिया। वेनेसा और तुम्हारे बीच के दी एन ए टेस्ट गलत हैं। वे भरोसेमंद नहीं हैं। अगर तुम इतनी जिद्दी बनी रहोगी तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। अगर तुम मुझसे तलाक लोगी तो तुम मुझसे दुश्मनी करोगी। क्या तुम जानती हो इसके परिणाम क्या होंगे? यह सुनकर मैंने तुरंत महसूस किया सोफिया से निकलती हुई दबंग ऊर्जा, खासकर उसकी आंखें जिनमें किसी को छेदने की ताकत थी। अगर ये पुराने दिन होते तो मैं डरकर पीछे हट जाता। जब परिवार सामंजस्यपूर्ण होता है तो सब समृद्ध होता है, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और खोने को कुछ भी नहीं। साथ ही मैं सोफिया की असली प्रकृति को साफ देख सकता था। मुझे डरने की कोई वजह नहीं थी। मैंने अपनी पीठ सीधी की और सीधे सोफिया की ओर देखा। सोफिया, मैं शांति से तलाक चाहता था, लेकिन अब लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। मैं मुकदमा जारी रखूंगा और रिपोर्टरों को भी ढूंढूंगा जो इसे उजागर करेंगे। मैं सोफिया चिल्लाई, जैक्सन, उसने जाना कि अगर मैं ऐसा करता हूं, भले ही उसने धोखा नहीं दिया हो, समाज उसे धोखेबाज कहेगा। तब
सुलिवन कॉरपोरेशन भी उजागर हो जाएगा और उसे जो नुकसान होगा उसकी गिनती नहीं होगी। 10 साल से अधिक की मेहनत शायद धुआं हो जाएगी। इतनी बड़ी बदनामी सब कुछ प्रभावित करेगी। मेरी शांत अभिव्यक्ति देखकर वह जानती थी कि अगर वह मुझे बहुत बढ़ाएगी तो मैं सच में कुछ भी कर सकता हूं। सोफिया बस कह सकी, चलो इसे अच्छे से बात करके सुलझाते हैं। गंदगी बाहर मत फैलाओ, ये तुम्हें, मुझे और बच्चों को प्रभावित करता है। मैं हमारे तलाक का तमाशा नहीं बनाना चाहती, न चाहते हुए भी। ऑफिस की गपशप नहीं। मैंने थोड़ा शांति महसूस की। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? बच्चे मेरे नहीं हैं, यह तुम्हारे धोखे का पर्याप्त सबूत है। हमारी शादी खत्म हो चुकी है। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमसे तलाक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं पैसे का लालची हूं? मैं बस अपनी गरिमा वापस चाहता हूं। सोफिया ने मुझसे कहा, जैक्सन, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कैसी इंसान हूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी? मैंने कहा, तुम किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकती। मैं सोचता था कि मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं बहुत भोला था। तुम्हारा कोई और है, तुम्हारे हमेशा कोई न कोई रहा है। मैंने गहरी सांस ली। इन दिनों मैंने वेनेसा के गर्भकालीन रिकॉर्ड भी ढूंढे। हालांकि हर विजिट का रिकॉर्ड नहीं था जो मैंने पाया वह मेरे निष्कर्ष को साबित करने के लिए काफी था। मैंने कई फोटोकॉपी निकाली। मेरी पत्नी के उस वर्ष के गर्भकालीन रिकॉर्ड, सिर्फ कुछ मुख्य डेटा पॉइंट्स और तारीखें। हमने शादी तक यौन संबंध नहीं बनाया था। यह तुम्हारी मांग थी और मैंने इसका सम्मान किया। 1 महीने बाद तुम्हें गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगे। इस डेटा से तुम शादी से पहले ही गर्भवती हो सकती थी। वेनेसा आधे महीने पहले या यहां तक कि 1 महीने पहले भी गर्भधारण की गई हो सकती है। आगे गणना करने पर वेनेसा समय से पहले नहीं, पूर्ण अवधि की बची थी। मैं नापसंद करता हूं कि मैं कितना अंधा था। मैं डॉक्टर हूं, फिर भी मैं इन संकेतों को नहीं देख पाया। सोफिया ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गुस्से में था। ये कैसे नहीं हो सकता? जब तुम्हारे सामने है, इसका मतलब है कि तुम मूल रूप से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे रवैये के साथ बात करने के लिए क्या है? मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और चला गया। नीना दूर नहीं थी। वह मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोफिया से पूछा, जैक्सन की अभिव्यक्ति? सोफिया ने कहा, वह अभी भी तलाक चाहता है। अगर मैं सहमत नहीं हुई तो वह इन टेस्ट परिणामों को उजागर करेगा। नीना ने कहा, जैक्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोफिया ने खिड़की से शहर के नजारे को देखा, अपने हाथ में डीएनए टेस्ट कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें गहरी और दृढ़ हो गईं। वह मुझसे मोलभाव कर रही है। मैं इतनी बड़ी कंपनी को नियंत्रित कर सकती हूं। मैं इतना निष्क्रिय होना मेरा अंदाज नहीं है। सोफिया ने नीना की ओर देखा। जैक्सन के साथ अब विनम्रता की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास 3 दिन है कि उसे मेरे पास आज्ञाकारी बनाकर लाओ। नीना ने भौहें तानी। किसी भी कीमत पर। सोफिया ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाया। कॉरपोरेशन छोड़कर मैं एक रेस्टोरेंट गया और बैठकर ऑर्डर दिया। इंतजार करते हुए मैंने चाय पी और अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू की। सोफिया ने डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन फिर भी परिणाम स्वीकार नहीं किया। मैंने उसे बताया कि वेनेसा शायद उसी महीने गर्भधारण की गई थी जब हमने शादी की थी, लेकिन उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि मैं बिना पैसे के भी तलाक लूंगा और उसने भावनात्मक कार्ड खेला। सोफिया, क्या तुम चाहती दूसरी और तीसरी बेटियों के लिए भी? क्या यही एकमात्र तरीका है? क्या तुम अंततः स्वीकार करोगी कि तुमने धोखा दिया और मुझे धोखा दिया? अगर ऐसा है तो तुमने मुझे कोई गरिमा नहीं छोड़ी। मैं अभी इतना क्रूर नहीं हूं, या कहें अभी समय नहीं है। मैं लगातार सोच रहा था कि मेरी पत्नी अभी भी इतनी जिद्दी क्यों है। सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ नहीं बल्कि मेरी पत्नी। कोई ठोस आधार नहीं है और मैं उसके नियंत्रण में आसानी से आ सकता हूं। वह बाहर अपनी दूसरी माया मोहब्बत जारी रख सकती है। मुझे हराने के लिए वह बाहर हवा में पतंग की तरह उड़ रही थी, पैसे कमा रही थी, जबकि दूसरे पुरुषों का आनंद ले रही थी। सोफिया, तुम सच में घृणित हो। एक शैतान, सबसे निर्दयी पत्नी में उसे आसानी से माफ नहीं कर सकता। फिर अभी भी शांति से तलाक नहीं चाहती तो मैं इसे बड़ा बनाऊंगा और अधिक पैसे मांगूंगा। फिर न्यूयॉर्क छोड़ दूंगा, कहीं ऐसा जहां मुझे कोई नहीं जानता, और अपनी मनचाही जिंदगी जीऊंगा। खाने के दौरान मुझे अस्पताल के निदेशक का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि मुझे आज दोपहर अस्पताल वापस आना है, एक सैद्धांतिक मेडिकल ज्ञान परीक्षा देनी है। और डेविड, वे मुझे फिर से इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने पूछा, कौन सी मेडिकल थ्योरी परीक्षा? निदेशक ने कहा कि यह अस्पताल का अचानक फैसला है। मैंने थोड़ा पूछताछ की। इस परीक्षा के परिणाम इस दौर के शीर्षक आवेदन को प्रभावित कर सकते हैं, डेविड सांग ने मुझसे कहा।
मैंने बहुत समय से किताबें नहीं छुईं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे इस बार भी तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। मैंने तंज कसा, तुम्हारी पढ़ाई खराब है, लेकिन तुम दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हो। तुम्हें पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था। समय और स्थान के बारे में पूछने के बाद मैंने बातचीत खत्म की और खाना जारी रखा। अचानक मैंने एक सर्वर को बुलाते सुना, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? यहाँ कोई डॉक्टर है? मैंने चारों ओर देखा, कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने हाथ उठाया। मैं काउंटी अस्पताल का डॉक्टर हूँ। क्या हुआ? सर्वर ने मुझसे कहा, क्या आप कृपया आकर देख सकते हैं? यह हुआ है, एक बच्चा घुट रहा है। मैंने तुरंत कहा, मुझे अभी वहां ले चलो प्राइवेट रूम में। मैंने एक 8 साल के लड़के को देखा जो गिर पड़ा था, सांस लेने में कठिनाई के संकेत दिखा रहा था। यह बेहद खतरनाक था। उसके पास एक बड़ी महिला और एक छोटी महिला थी। दोनों घबराई हुई थीं और कोई आपातकालीन उपाय नहीं कर रही थी। मैंने उसका संक्षिप्त परीक्षण किया, फिर हेमलिक मैन्यूवर किया, जिससे बच्चा फंसा हुआ खाना उगल गया। एक मांस की बॉल थी। उसके बाद बच्चा आसानी से सांस लेने लगा। मैंने एक और जांच की और छोटी महिला से कहा, अब वह ठीक है, लेकिन उसका अस्थमा अच्छी स्थिति में नहीं है। मैं तुम्हें जोर से सलाह देता हूं कि उसे अस्पताल, तुम्हें उसे अभी जितनी जल्दी हो सके ले जाना चाहिए। देरी मत करो। छोटी महिला ने देखा कि मेरा परीक्षण कितना पेशेवर था। कैसे? मैंने तुरंत बच्चे की पुरानी स्थिति की पहचान की और मेरी आकर्षक उपस्थिति के साथ उसने मुझे बहुत भरोसेमंद पाया। वह मेरा फोन नंबर लेना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि उसने जो फोन निकाला वह कस्टम बनाया गया था, कीमती पत्थरों से सजा हुआ, और उसके कपड़े भी बहुत महंगे थे। सामान्य परिवार नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह के बच्चे को लेकर इस तरह के रेस्तरां में आना बहुत असामान्य था। मैंने एक नंबर बना दिया, फिर महिला से कहा कि और कुछ न कहे। महिला की धन्यवाद में मुझे संतोष और आत्ममूल्य की पुष्टि मिली, जैसे कि मेरी अंतर्निहित कीमत को पहचानना। चिकित्सा मेरा आजीविका है। मुझे सोफिया की व्यवस्था के अनुसार क्यों चलना चाहिए? नकली परिवार में इतने साल बर्बाद किए। चिकित्सा एक संचित और स्थापित प्रक्रिया है। मेरी चिकित्सा कौशल छोड़ी या पीछे नहीं हटे। सोफिया को छोड़कर मैं अभी भी बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूं। इस सोच के बाद मेरी भूख खत्म हो गई, इसलिए मैं परीक्षा देने अस्पताल गया। मैंने डेविड सांग से संपर्क नहीं किया। परीक्षा देने वाले लगभग सभी लोग अस्पताल से थे। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैंने जल्दी से परीक्षा पूरी की और बाहर आ गया। उस शाम नीना ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे कमरे में आने दिया और सीधे पूछा, सोफिया ने अब तक सोच विचार कर लिया होगा, है ना? क्या वह अभी भी जिद्दी है? नीना ने आह भरी, जैक्सन सच में सोफिया तुमसे बहुत प्यार करती है, वह तुम्हें तलाक नहीं दे सकती। मैं भौहें तानी, वह क्या कर रही है? नीना ने जल्दी कहा, जैक्सन जल्दबाजी मत करो, मेरी सुनो। सोफिया की स्थिति बहुत ऊंची है और दबाव बहुत बड़ा है। हर एक पल वह कंपनी में हजारों हजारों लोगों के लिए जिम्मेदार है, जिसका मतलब है हजारों हजारों परिवार और कंपनी जिन उद्योगों में शामिल है। हम न्यूयॉर्क में लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। उसे उनके प्रति जिम्मेदार होना होगा। इसलिए भले ही सोफिया एक महिला है, वह कुछ मामूली महिलाओं की तरह नहीं हो सकती, जो केवल रोमांटिक भावनाओं और बच्चों की चिंता करती हैं। बिल्कुल, मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बता सकती हूँ, वह तुमसे प्यार करती है, तुमसे बहुत प्यार करती है, खुद से भी ज्यादा। मैंने नीना से ठंडे स्वर में कहा, तुम मूल रूप से यह नहीं समझती कि उसने मेरे साथ क्या किया है। बड़े धर्मी शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में दोबारा कभी मत कहना। नीना ने कहा, ठीक है, तो चलो सोफिया की बात न करे, चलो तुम्हारी बात करते हैं। नीना ने मेरा अस्पताल इतिहास निकाला। जैक्सन, तुम अभी सिर्फ एक सामान्य निवासी चिकित्सक हो, है ना? अगर तुम सोफिया से तलाक लेते हो तो तुम्हें अपने करियर की योजना और भविष्य पर विचार कर, और तुम्हें अभी भी चाइल्ड सपोर्ट देना होगा। मैंने पूछा, चाइल्ड सपोर्ट क्या है? नीना ने कहा, तुम्हारे और सोफिया के अभी भी 2 बच्चे हैं। तलाक के बाद सोफिया स्वाभाविक रूप से तुम्हें बच्चों की कस्टडी नहीं देगी और अदालत भी इसका समर्थन नहीं करेगी। अगर सोफिया बच्चों की देखभाल करेगी तो पिता के रूप में तुम्हें बच्चों का भरण पोषण करना होगा, सोफिया के घर के जीवन स्तर के। मैंने गहरी सांस ली। नीना,
मेरे और सोफिया के बीच के मुद्दे हमारे वैवाहिक संघर्ष हैं। एक बाहरी व्यक्ति जिसे कुछ पता नहीं है, उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे दोस्त की तरह बात कर रही हो तो मुझे कुछ बताने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर तुम सोफिया की कानूनी प्रतिनिधि हो तो तुम प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करती हो। नीना, मैं वादी हूं। हमें मिलना नहीं चाहिए। मैंने नीना के शब्दों में धमकी सुनी। पूरी बकवास। दूसरी और तीसरी बेटियां मेरी भी नहीं हैं और वह मुझसे चाइल्ड सपोर्ट मांगती है। मैंने सोफिया को फोन किया। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया। वहां का माहौल शोरगुल वाला था। मैं दोस्तों से व्यवसाय पर चर्चा कर रहा हूं। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और थोड़ी देर में घर ले जाऊंगा। मैंने ठंडी हंसी निकाली। सोफिया, मैं तुमसे शांति से तलाक चाहता था। मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले रहा था, लेकिन तुमने नीना को भेजा कि तलाक के बाद मुझे तुम्हें महीने में 30,000 चाइल्ड सपोर्ट देना होगा। ठीक है, तो भावनाओं की बात छोड़ो, केवल पैसे की बात करो। मैं सिर्फ तलाक नहीं मांग रहा हूं, मैं मुआवजा भी मांग रहा हूं। $300 मिलियन। दूसरी तरफ सोफिया हंस पड़ी। 300 मिलियन, ये तो बड़ा सौदा है। फोन काटने से पहले मैं सुन रहा था कि सोफिया के पास एक मध्यम आयु का आदमी था जो उससे पूछ रहा था क्या सौदा था। 300 मिलियन क्यों? क्या 300 मिलियन ज्यादा है? अगर मैं वैवाहिक संपत्ति का आधा मांगता तो वह, अगर मैं उससे पैसा मांगता तो जब तक वह स्वेच्छा से न दे मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उससे 300 मिलियन पाना आसमान छूने जैसा है। लेकिन यह भी एक रणनीति थी कि वह तलाक के लिए सहमत हो जाए। मुझे विश्वास था कि शादी और पैसे के बीच वह पैसे चुनेगी। उस रात मुझे सोफिया का फोन आया। उसने मुझे तुरंत घर आने को कहा। मैंने मना कर दिया। होटल कर्मचारी, तुम खुद को कितना अपमानित करना चाहते हो? मेरा चेहरा काला पड़ गया। सोफिया, क्या यह तुम्हारा काम है? सोफिया ने कहा, हाँ, कोई भी होटल जहां थोड़ा भी क्लास हो, उसके मालिक मेरे साथ सम्मान करते हैं। मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है, इसलिए तुम किसी भी होटल में नहीं रह पाओगे। इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ घर आना होगा। घर पर कितना आरामदायक होगा, बाहर खुद को क्यों तंग करो? मैंने हंसते हुए कहा। सोफिया, तुम्हारे पास वाकई पैसा है, लेकिन तुम आकाश को एक हाथ से नहीं ढक सकती। जो तुम अभी कर रही हो वह मुझे तुमसे तलाक मुआवजा मांगने के लिए और अधिक दृढ़ कर रहा है। इसके साथ मैं अपनी कार में बैठा और चला गया। मैंने कई अन्य बड़े होटलों में जाकर देखा। निश्चित रूप से मैंने मन ही मन सोफिया को गाली दी। फिर थोड़ा कम स्तर के होटल में ठहरा। सोमवार सुबह मैं सीधे न्यायालय गया, अपना मुकदमा और सभी संबंधित दस्तावेज जमा किए, आधिकारिक रूप से अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का दावा दायर किया। न्यायालय छोड़कर मैं अस्पताल लौटा और सीधे निदेशक से मिला, क्योंकि निदेशक का मेरे ससुराल वालों के साथ अच्छा संबंध था। जो कुछ भी मैंने जल्दी ही मेरे ससुराल वालों के कानों तक पहुंच जाता। निदेशक बहुत प्रसन्न था जब मैं पहुंचा। जैक्सन, क्या तुमने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझा ली हैं? मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। मैं केवल तलाक पर ध्यान केंद्रित करता था, इसलिए मैं मना कर दिया। वास्तव में पिछले कुछ दिनों से मैं सोफिया से तलाक ले रहा हूं। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मैं अभी काम पर नहीं आ सकता। निदेशक हैरान था, खासकर जब उसने देखा कि मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने अपनी मुस्कान भी छुपा ली। अगर मैंने सही सुना तो तुमने कहा कि तुम सोफिया से तलाक लेना चाहते हो। मैंने इसे टालते हुए नहीं कहा, सीधे स्वीकार किया और निदेशक को बच्चों के DNA टेस्ट के परिणाम दिखाए। एक कुशल चिकित्सक निदेशक के रूप में उसने तुरंत परीक्षण से समस्या देख ली। इसलिए निदेशक ने मुझे ज्यादा चिंता न करने को कहा। तुम आराम करते रह सकते हो। मुझे विदा करते हुए उसने तुरंत थॉमस को फोन किया, फिर सीधे उनसे मिलने गया। दोनों पुरुषों ने कुछ देर अभिवादन किया। जब कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था, निदेशक ने मुद्दे पर सीधे बात की। तुम्हारे दामाद ने मुझसे फिर से छुट्टी मांगी है और इस बार यह तलाक की प्रक्रिया के लिए है। क्या मैं उसे सीधे निकाल दूं या उसे निम्न पद पर उतार दूं, या तुम्हारे कोई और आदेश हैं? थॉमस ने ताना मारा, वह कृतघ्न कमीना परिवार की गंदगी बाहर फैला रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे? निदेशक ने भी कुछ नहीं छुपाया। मैंने जो टेस्ट परिणाम उसे दिए थे वह निकाला और थॉमस को दे दिया। ये वही है जो उसने मुझे दिया। जैक्सन का तर्क है कि चूंकि सोफिया का कोई बेहतर है, उसे उसकी आजादी देनी चाहिए। थॉमस ने देखा कि यह फिर से टेस्ट परिणाम है और तुरंत उन्हें फाड़ दिया, उन्हें मरोड़ कर फेंक दिया। निदेशक सहमत नहीं हुआ। इतने सालों से जैक्सन का स्वभाव स्थिर रहा है। उसका काम कभी गलती नहीं करता और वह कभी फर्जी नहीं करता। अगर उसने तलाक पाने के लिए टेस्ट परिणाम बनाए तो वह आत्महत्या होगी।
परिणामों के परिणामों को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उस समय मुझे लगा कि ये परिणाम जांच सहन कर सकते हैं। थॉमस चुप रह गया यह सुनकर, क्योंकि अगर यह सच है तो समस्या काफी बड़ी है, उसकी बेटी की समस्या काफी बड़ी है। थॉमस ने भौहें तानी और पूछा, निदेशक लियांग, क्या जैक्सन ने आपको और कुछ दिया? क्या उसने आपसे और कुछ कहा? निदेशक ने कहा, उसने मुझे केवल यह डीएनए टेस्ट दिया, केवल इसे तलाक का कारण बताया, मुझसे कहा कि मुझे इस मामले को संभालने के लिए समय दो, एक बार जब यह सुलझ जाएगा तो वह अस्पताल लौट आएगा। ऐसा लगता है उसने न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर दिया है, वह सोफिया से तलाक लेना चाहता है। थॉमस हैरान हुआ, क्या न्यायालय में मुकदमा दायर किया? क्या यह अफरा तफरी नहीं मचा रहा? थॉमस ने तुरंत अपनी बेटी को उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह यह थी कि कॉरपोरेशन की नीना ने इसे पहले ही संभाल लिया था, वह मुकदमा वापस ले लिया गया था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन थॉमस सोच रहा था कि मैं शायद फिर से मुकदमा करूं और अगली बार अपीली या सुप्रीम कोर्ट जाऊं, तब केस वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। जिसने घंटी बांधी है उसे उसे खोलना होगा, उसे मुझे ढूंढना होगा और साफ पूछना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर उसकी बेटी की बदनामी से कॉरपोरेशन के शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव आता है और बड़े नुकसान होते हैं तो उसे फिर से हस्तक्षेप करना होगा और कॉरपोरेशन को स्थिर करना होगा। उस पल उसने कई बातें सोची और निदेशक से कहा कि मुझे वहीं रोको, मैं इसे हर जगह मुकदमा दायर नहीं करने दूंगा। निदेशक के पास एक उपाय था। आज दोपहर एक विशेष परामर्श था और उसने मुझे उसके साथ जाने को कहा। जाने से पहले निदेशक ने थॉमस से फिर कहा, थॉमस, अगर तुम जैक्सन को उसकी आजादी नहीं दोगे तो मुझे दे दो, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली डॉक्टर है। थॉमस ने ठंडे स्वर में कहा, तुम फिर भी ऐसे कृतघ्न कमीने को अपना उत्तराधिकारी बन, लेकिन चिकित्सा में वह अभी भी उत्कृष्ट है। इसके साथ वह अपनी कार में बैठा और चला गया। थॉमस मुड़ा और तुरंत मुझे फोन किया। उसने कहा कि मैं उसके पास आऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। थॉमस भी स्थिर नहीं बैठ सका। अपनी बेटी को फोन करने के बाद वह सीधे कॉरपोरेशन गया, सीईओ के कार्यालय में। उसने अपनी बेटी से मिला और सीधे कहा, जैक्सन को यहां आने को कहो। मैंने उसे मैसेज किया लेकिन वह फिर भी नहीं आया। सोफिया ने कहा, मैं उसे आज रात ढूंढने जाऊंगी। सोफिया ने नीना को भी बुलाया। मैंने अभी जैक्सन से बात की, वह फिर से मुझ पर मुकदमा करने के लिए दृढ़ है। वह हर न्यायालय में मुझे मुकदमा करेगा। अगर न्यूयॉर्क केस नहीं सुनेगा तो वह वाशिंगटन डीसी जाएगा। पास कोई मुकाबला है। यह सुनकर थॉमस ने गहरी सांस ली। जो हम डरते थे वह हो चुका है। नीना ने मेरी दृढ़ता को थोड़ा कम आंका था। अगर वह पीली और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करता है तो हमें जवाब देना होगा और हम निश्चित रूप से अभी से अधिक निष्क्रिय स्थिति में होंगे। मिस सुलिवन, इस समस्या की कुंजी अभी भी बच्चों के टेस्ट परिणामों में है, वर्तमान परीक्षण निष्कर्षों। अदालत अभी भी जैक्सन का समर्थन करेगी। सोफिया ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वे स्पष्ट रूप से मेरे और जैक्सन के बच्चे हैं। उन्होंने ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाला? ये परीक्षण एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं उन्हें मनमाने ढंग से ऐसे परिणाम जारी करने के लिए मुकदमा करूंगी। नीना ने सोफिया को रोका। मिस सुलिवन, आप ऐसा नहीं कर सकती। इससे हम और भी निष्क्रिय हो जाएंगे। जब हम परीक्षण एजेंसी के खिलाफ जाएंगे तो यह बड़ी खबर बन जाएगी और परीक्षण एजेंसी के निष्कर्षों की त्रुटि दर बेहद कम है, बहुत कम। अगर वे मुकदमा हार गए तो कई अप्रत्याशित परिणाम होंगे। थॉमस ने कहा, मैं कॉरपोरेशन संभालूंगा। तुम पहले जैक्सन के साथ विवाद सुलझाओ। जब सोफिया ने मेरा जवाब संदेश पढ़ा तो उसे तुरंत सिरदर्द हुआ, लेकिन उसने अपने पिता की बात सुनी। वह नीना को मेरे पास लेकर आई कार में। सोफिया ने नीना को चैट इतिहास दिखाया। तुम्हें क्या लगता है वह क्या चाहता है? नीना ने कहा, शाब्दिक अर्थ यह है, वह हमारे साथ परीक्षण परिणामों पर बहस नहीं करेगा, बल्कि सीधे पैसे मांगेगा। यह शायद उसका अंतिम लक्ष्य हो सकता है। यह कहकर, सोफिया, क्या तुम सुनिश्चित हो कि बच्चे उसके हैं? सोफिया ने कहा, तीनों बेटियां जैक्सन और मेरी हैं। जैक्सन के अलावा मेरा किसी और के साथ कोई संबंध नहीं रहा। जैक्सन के पास पैसे नहीं हो सकते, लेकिन मुझे पैसे की कमी नहीं है। जैक्सन और मैं साथ थे। उसका पैसा मायने नहीं रखता। जैक्सन खराब इंसान नहीं है, वह एक डॉक्टर भी है, परिवार की देखभाल कर सकता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है। मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कमीना अब इतना कृतघ्न होगा। मैंने
उसके लिए 3 बेटियां जन्म दी और वह मुझसे तलाक लेना चाहता है और 300 मिलियन मांग रहा है। यह सोफिया इतनी गुस्से में थी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर मैं उसके पास होता तो शायद वह मुझे मारने से खुद को रोक नहीं पाती। नीना भी टेस्ट परिणामों से थोड़ी उलझन में थी। सोफिया ने कसम खाई, यह परीक्षण एजेंसी की गलती होगी। माया और जैक्सन के बच्चों के परीक्षण को मेरे साथ किसी और का होना, इस तरह की लापरवाही करना, मैं उन्हें मुकदमा करूंगी। नीना ने कहा, हमें फिर भी जैक्सन को ढूंढना चाहिए और बात करनी चाहिए। नीना एक वकील थी, वह न्यायिक एजेंसियों की विश्वसनीयता पर अधिक भरोसा करती थी। निष्कर्ष बच्चे जैक्सन के नहीं थे लेकिन सोफिया के थे, किसी और के साथ। लेकिन वह बहुत सीधे नहीं पूछ सकती थी। वे मुझे ढूंढने आए लेकिन मैं उनसे नहीं मिला। मैंने अपना फोन बंद कर दिया और वे व्यर्थ खोज करती रहीं। वास्तव में मुझे निदेशक ने बुलाया था एक अन्य अस्पताल में परामर्श के लिए। मरीज एक 78 वर्षीय वृद्ध था, एक बेहद विशेष स्थिति में। वाशिंगटन डीसी से एक सेवानिवृत्त कार्यकारी जिसका परिवार अपने न्यूयॉर्क गृह नगर में सेवानिवृत्ति के लिए लौट आया था, लेकिन हाल ही में वह बीमार पड़ गया था। गंभीर बिना दर्द के रक्तपान, निर्जलीकरण, मांसपेशियों में ऐंठन और परिधीय परिसंचरण विफलता के साथ देश के शीर्ष अस्पतालों के विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने, साथ ही न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने लगातार उसका इलाज किया था, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। मैं अंदर गया और जल्दबाजी में अपनी राय प्रस्तुत नहीं की क्योंकि मेरी बारी बोलने की नहीं थी। मैंने चुपचाप उनके दिए गए मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की, पहले समग्र समझ हासिल की। जब सभी चुप हो गए तो मैंने निदेशक को अपना तर्क प्रस्तुत किया। निदेशक मेरी सोच से हैरान था। यह पैथोलॉजिकल लक्षणों से मेल खा सकता है, इसलिए उसने तुरंत मुझे मौके पर बोलने को कहा। मेरे शब्द हजारों लहरों जैसी हलचल पैदा करने लगे क्योंकि मैंने जो तर्क दिया वह था कि वृद्ध रोगी को हैजा था। अन्य डॉक्टरों ने इस दिशा में सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया, इसलिए सभी उत्साहित हो गए। सभी बीमारी की जांच करने लगे। रोगी की चिकित्सा टीम ने कई सवाल उठाए। जब उन्होंने देखा कि मैं तर्क और सबूत के साथ जवाब दे रहा हूं, उन्होंने हैजा बैक्टीरिया के लिए परीक्षण भी किया। उस शाम लैब कर्मचारियों ने तेज परीक्षण चैनलों के माध्यम से पुष्टि की कि यह हैजा बैक्टीरिया था। सभी ने राहत की सांस ली और इस लंबे परामर्श को समाप्त किया। परिवार की मांग पर मैं वाशिंगटन डीसी जाऊंगा चिकित्सा में भाग लेने के लिए। मैंने काम के कारण मना कर दिया। असल में मुख्य कारण था कि मुझे न्यूयॉर्क में रहकर सोफिया के साथ वैवाहिक संकट संभालना था। भोज के बाद मैं होटल लौटा। मैं अभी नहाकर तैयार हो रहा था कि मैंने सोफिया को रूम कार स्वाइप करते देखा। अगर मैंने सुरक्षा चेन नहीं लगाई होती तो सोफिया सीधे अंदर आ सकती थी। सोफिया ने कहा, दरवाजा खोलो, चलो ब्रेकअप के पैसे के बारे में बात करते हैं। मैंने उसे अंदर आने दिया। मैंने तौलिया से अपने बाल सुखाए। सोफिया, तुम्हें दिन पहले सहमति दे देनी चाहिए थी, तब तुम अब तक आजाद होती। मेरी उम्मीद से परे। सोफिया ने अपने कपड़े उतारे और मेरे बिस्तर पर लेट गई। मैंने भौहें तानी, क्या कर रही हो? सोफिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या यह स्पष्ट नहीं है? तुम्हें बस मेरी अच्छी सेवा करनी है। 300 मिलियन मत कहो, मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगी, उससे भी ज्यादा। मैं खुद और अपनी पूरी दौलत तुम्हें दे सकती हूं, सब कुछ तुम्हारे लिए। अब से मैं तुम्हारी बच्ची बन जाऊंगी। अब यहां आओ, मुझे जीतो और तुम सब कुछ जीत जाओगे इस बार। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने सोफिया को देखा। उसकी आंखों में शरारत दिख रही थी, लेकिन साथ ही उसके सच में मेरे साथ सोने की इच्छा भी थी। सोफिया के भौहों और आंखों से एक नरम वसंत की गर्माहट झलक रही थी। मैं उत्तेजित महसूस करने लगा। पिछली बार जब मैं नशे में था और होटल पहुंचा, एक बार उसके साथ सोया था, उस दिन से अब तक कई दिन बीत चुके थे। मेरा शरीर निश्चित रूप से लालसा कर रहा था। लेकिन सोफिया, तुमने धोखा दिया, तुम्हारा शरीर गंदा है, मैं तुम्हें फिर कभी छूंगा नहीं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? मैंने अपीलीय अदालत को एक्सप्रेस पैकेज भेज दिया। अगर अपीलीय अदालत से काम नहीं चला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सोफिया ने मुझे घूरा। जैक्सन, तलाक का इस्तेमाल करके मुझे धमकाना बंद करो, मुझे सच में गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं इतना सहिष्णु नहीं रहूंगी। मैंने ठंडी हंसी निकाली। सोफिया, तुम्हें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, तुम किसी और के बच्चे के साथ गर्भवती हुई और मुझे 15 साल तक उसके लिए पालना पड़ा।
अब जब तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है तुम फिर भी मुझे तुम्हारे अच्छे स्वभाव के लिए आभारी रहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करता रहूं ताकि तुम्हारे गंदे बच्चे बढ़ें। इतना अनुचित मत बनो। सोफिया ने गुस्से में तकिया मेरे ऊपर फेंका। क्या ऐसा बात करने का तरीका है? वेनेसा और तीनों लड़कियां तुम्हारी बेटियां हैं, 100% तुम्हारी बेटियां। तुम अपनी बेटियों के बारे में ऐसे बात करती हो? क्या तुम पिता होने के योग्य हो? अब मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे साथ घर आओ। मैं इतना गुस्से में था कि मुझे हंसी आ गई। क्या तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रही हो या सच में मूर्ख हो? मैंने DNA टेस्ट कराया है जो पुष्टि करता है कि वेनेसा मेरी जैविक बेटी नहीं है। यह अप्रत्यक्ष रूप से साबित करता है कि तुमने धोखा दिया। सोफिया, तुमने धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। हमें निश्चित रूप से तलाक लेना होगा, मैंने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में कहा। सोफिया और भी गुस्से में आ गई। 3 वाक्यों में तलाक की बात किए बिना बातचीत भी नहीं कर सकती। जैक्सन, तुम कितने कमीने हो। मैं तुमसे इतनी तंग आ चुकी हूं कि मर सकती हूं। सोफिया इतनी गुस्से में थी कि उसने सारी दिलचस्पी खो दी। वह उठी। कपड़े। मेरी मनोच्छा, जो पहले बहुत शांत थी, उसके बयानों से कुछ हद तक हिल गई। अंदर से एक अजीब सी उदासी उमड़ी। यह झूठ बोलने वाली अब भी भयानक चीजों को स्वीकार नहीं करती और मुझसे धोखा करना चाहती है। तुम सच में बहुत ज्यादा हो। मैंने 2 सिगरेट लगातार पी और फिर शांत हुआ। अगले दिन मैं अभी भी होटल में था, लेकिन अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी तीनों बेटियां आ चुकी थीं। यह मुझे बहुत चौंका गया। वे यहां कैसे आईं? मेरी सबसे छोटी बेटी कुछ समझ नहीं पाई। मुझे गले लगाकर बार बार डैडी डैडी चिल्ला रही थी। बहुत खुश लग रही थी। मेरी दूसरी बेटी मेरी बड़ी बेटी वेनेसा ने अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश नहीं की। तिरस्कारपूर्ण चेहरा बनाकर उसने अपनी नाक हाथ से ढक ली और सीधे आलोचना की। जैक्सन, तुम बेकार हो। तुम्हारे पास घर है लेकिन तुम वापस नहीं जाते। तुम इस गंदगी वाली जगह में रह रहे हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और तुम सिगरेट पी रहे हो। मैं मां को बता रही हूं और वह तुम्हें माफ नहीं करेगी। अगर ये पुराने दिन होते, मैं अपनी बड़ी बेटी की यह नादानी प्यार भरी समझती। बेटी के साथ दोस्ती से पीढ़ी का फासला कम होता, बातचीत बहुत आरामदायक होती। लेकिन DNA टेस्ट के परिणाम जानने के बाद मेरी समझ बदल गई। अगर वह मेरी जैविक बेटी नहीं है तो वह मुझसे नजदीक नहीं होगी और मुझे सम्मान भी नहीं देगी। मेरी बड़ी बेटी की विद्रोही प्रकृति निर्दयी और अनैतिक थी। मैं कुछ कहने वाला था कि तभी निदेशक ने फोन किया। मुझे अस्पताल आने को कहा। यह कल के कॉलर के बारे में था। एक मरीज। एक विचार मेरे मन में आया। मुझे जल्दी निकलने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए मैंने तुरंत स्वीकार किया और फोन काट दिया। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा, मुझे अस्पताल मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। अपनी बहनों को घर ले जाओ। मेरी बड़ी बेटी ने इस नीच स्तर के होटल को और भी तिरस्कृत किया। मैं यहां एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता। मैं भी आना नहीं चाहता था, लेकिन महारानी का आदेश था। अगर हम पापा को घर नहीं ले जाते तो हम भी घर नहीं जा सकते। जैक्सन, अच्छा इंसान बनो, हमारे साथ घर आओ। मेरी दूसरी बेटी ग्रेस ने भी। अगर पापा घर नहीं आए तो हम तीनों पापा के साथ जाएंगे। जहां भी पापा जाएंगे हम जाएंगे। जो भी पापा खाएंगे हम भी खाएंगे। अगर पापा एक दिन भी घर नहीं गए तो हम भी घर नहीं जाएंगे। ये माँ के आदेश हैं। उसने ये बहुत गंभीर चेहरे के साथ कहा। मैं जान सकता था कि वह सच बोल रही थी। मेरी सबसे छोटी बेटी पहले ही अपने जूते उतार चुकी थी और बिस्तर पर कूद। अगर हम घर नहीं जाएंगे तो घर नहीं जाएंगे। मुझे पापा के साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने भौहें तानी। यह सोफिया की घृणित चाल थी, बच्चों का इस्तेमाल कर मेरे पितृत्व के प्रेम और सहानुभूति को जगाना। फिर मुझे दोष मत दो। मैंने अपने सामान पैक किए और अपनी दूसरी बेटी और सबसे छोटी को पहले कमरे में रहने को कहा। मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ नीचे जाऊंगा। लिफ्ट में मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, तुम सब यहां कैसे आईं? उसने कहा, मां ने हमें लाया। उसने हमें छोड़ दिया और तुरंत चली गई। कुछ गलत मत समझो। अगर तुम हमारे साथ नहीं आएगी तो घर की महारानी। मैंने उसे ध्यान से देखा। वेनेसा, क्या तुम जानती हो कि मैं घर क्यों नहीं जाऊंगा? उसने कहा, इतने सालों तक महारानी के दबाव में तुम थोड़ी बगावत करना चाहते हो। मैं समझती हूं। इस बार तुमने काफी बगावत की। हमने देखा कि तुमने इससे क्या पाया। बस अपनी किस्मत स्वीकार करो और जल्दी से हमारे साथ घर आओ। मैंने पहले से ही दोस्तों के साथ योजना बनाई थी। अगर मुझे तुम्हें लेने नहीं आना पड़ता तो मैं पहले ही अपने दोस्तों के साथ बाहर होता। इसलिए मुझे और परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा। मैंने उससे कहा, तुम अब हाई स्कूल में हो, लगभग 16 साल की हो, तुम लगभग वयस्क हो।
कुछ बातें तुम्हें जाननी चाहिए वेनेसा। मैं तुम्हारी माँ से तलाक ले रहा हूँ इसलिए। सुनकर वेनेसा पूरी तरह से दंग रह गई। तलाक? जैक्सन, क्या तुम गंभीर हो? अगर तुम ऐसा कहोगे और माँ को पता चलेगा, वह तुम्हें तहस नहस कर देगी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ पहले से जानती है, वह बहुत समय से जानती है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारे दादा दादी भी जानते हैं। तलाक बहुत जल्दी हो रहा है, तुम्हारी माँ को बस साइन करना है और फिर वह और मैं एक दूसरे से मुक्त हूं। वेनेसा समझ नहीं पाई, तुम सच में तलाक ले रहे हो? क्यों? मैंने कहा, तुम्हारी वजह से। वेनेसा के चेहरे पर उलझन थी। जैक्सन, तुम्हारे और माँ के बीच का झगड़ा मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझ पर गंदगी क्यों फेंक रहे हो? रुको जैक्सन, क्या तुमने किसी औरत के साथ धोखा किया और माँ ने पकड़ लिया? माँ के दबंग स्वभाव को देखते हुए वह तुम्हें माफ नहीं करेगी यह मामला। वेनेसा ने तुरंत यह कारण सोचा क्योंकि उसके दोस्तों और सहपाठियों में कुछ माता पिता का तलाक हो चुका था, क्योंकि पिता ने धोखा दिया और कई अपमानजनक कार्य किए, जिससे गुस्सा आया और जोड़े को तलाक लेना पड़ा। और अब उसके अपने माता पिता तलाक लेने वाले थे। निश्चित रूप से कोई ऐसा नाटकीय स्क्रिप्ट होगा। मैंने एक DNA टेस्ट रिपोर्ट निकाली और अपनी बड़ी बेटी को दी। पिछली बार जब तुमने मुझसे कार खरीदने के लिए पैसे मांगे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने कहा कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। सच साबित करता है कि तुम सही थी, हमारा कोई जैविक संबंध नहीं है। सोफिया ने तुम्हारे लिए एक दूसरा पिता तय किया है, वह तुम्हारा असली पिता है। अंत